Hi everyone, welcome to Parcham classes once again for the daily current affair session. Today is 30th of May और आज के करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो ये सेशन रिकॉर्डेड है। मंडे को हमारी लाइव क्लास होगी अगेन 9 बजे सुबह, ठीक है। दिस इज द रिकॉर्डेड सेशन। तो यूपीएससी, एसएससी, डिफेंस, डिफरेंट जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनके लिए करंट अफेयर जो है वो रेलेवेंट है। माय नेम इज रवनीत कौर और करंट अफेयर की पीडीएफ की अगर बात करें दैट यू विल गेट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको एक क्यूआर मिलेगा, उसको स्कैन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और वाईटी पे जो बाकी सेशंस होते रहते हैं उनकी पीडीएफ परचम की वेबसाइट पे है, दैट इज parchamclasses.in, ठीक है। बाकी कोर्सेज सब्सक्रिप्शन जितने भी हैं वो परचम की ऐप पे आपको मिलेंगे। आपको ऐप को डाउनलोड करना है और आप ऐप को डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज web.parchamclasses.in करके, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको जो क्यूआर दिख रहे हैं, स्कैनर्स दिख रहे हैं, ये ऐप के लिए हैं। ऐप इज अवेलेबल ऑन द एंड्रॉइड एज वेल एज ऑन द iOS। ओके, चलो। और ये नंबर्स दिए गए हैं, अगर कोर्सेज से रिगार्डिंग कोई आपका क्वेरी है, कंसर्न है, तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मेल भी कर सकते हो इस चीज पे, ठीक है। चलो, जैसा कि हम करते हैं, सबसे पहले हम अपने कल के जो न्यूज है उनको फटाफट से रिवाइज करेंगे, देन आज के न्यूज सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो रिवाइज करते हैं। कल हमने देखा था कि लांस हवलदार हरभजन सिंह जो हैं, जिन्होंने कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सर्व किया था, और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान जिन्होंने साउथ सुडान में सर्व किया था अंडर द यूएन पीस कीपिंग मिशन, उनको पोस्टमोस्टली डेग हैमर्सकॉल्ड मेडल जो है वो दिया गया है। ये जो मेडल है ये यूएन पीस कीपर्स को दिया जाता है और उनके लिए सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है। इनको ये पोस्टमोस्टली दिया गया है, ठीक है जी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक नई एवरग्रीन ट्री स्पीशीज की डिस्कवरी हुई है जिसका नाम था हम्बोल्टिया नाइरियाना, ठीक है। किनके नाम पे इसको रखा गया था जरा बताओ, कल हमने देखा था। दरअसल ये एक राइपेरियन फॉरेस्ट है जो यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला की है उसी के जंगल में ये पाया गया है, ठीक है जी। चलो, उसके बाद हमने क्या देखा था कि एक नया स्पीशीज जो है टोड का वो डिस्कवर किया गया है जिसका नाम धारा के नाम से रखा गया है। धारा इज नथिंग बट इट इज द अटायर ऑफ वुमेन जो कि खासी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम जो है दैट इज दत्ता फायरनस धारा। तो पूछा जाएगा क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ टोड। देन हमने देखा था इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है उन्होंने कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को परमिशन दे दिया है। ये प्रोजेक्ट आपका लोहित रिवर पे बन रहा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन ये कंसर्न में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बेलिड हेरॉन पाए जाते हैं और ये ऑलरेडी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है और यहाँ पे हैबिटेट है इनका। तो जब प्रोजेक्ट लगाओगे तो इनका क्या होगा, है ना, इसलिए थोड़ा सा ये इस चीज में कंसर्न है। देन हमने देखा था कोलकाता के अंदर इंटरनेशनल योगा डे जो है इस साल का उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, या मेन सेलिब्रेशन वहीं पे होगा। 21 जून को ये सेलिब्रेशन किया जाएगा। फिर सिक्किम के बारे में हमने देखा था कि सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर या फिर ऑनर जो है ये दिया गया है। प्रेसिडेंट जो है हमारी उन्होंने ये कॉन्फेयर किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि जो ट्रॉमा केयर होती है वो आर्टिकल 21 के अंडर आती है। ट्रॉमा केयर आफ्टर एक्सीडेंट या फिर इमरजेंसी में जो केयर आती है ना। देन सिक्किम जो है वो उल्लास इनिशिएटिव के अंडर फुल्ली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर हो चुका है। उल्लास इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। ये दरअसल लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोवाइड करता है 15 या उससे अबव के जो लोग होते हैं उनके लिए। अच्छा, आपको बताना है सिक्किम ओवरऑल कौन से नंबर का स्टेट बना है जिसको ये अचीवमेंट मिला है। देन हमने देखा था इंडिया का जो रैंक है एशिया पैसिफिक मार्केट के अंदर वो सेकंड प्लेस पे है, विच मींस इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बढ़िया से ग्रो कर रही है। ओके, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अपने पैमाना प्लेटफॉर्म के बारे में दोबारा से बताया कि ये सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स होती हैं, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए पोर्टल है ताकि रेगुलरली उनको रिव्यू किया जा सके, और इस पोर्टल पे काफी अच्छा काम हो रहा है। इसको मॉनिटरिंग का पोर्टल बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर एशियन रिलेज जो है 2027 की उसको इंडिया होस्ट करेगा। देन हमने देखा था एशियन इंडोर चैंपियनशिप भी इंडिया होस्ट कर रहा है, ये 2028 में होंगी। अच्छा, ये इंडोर वाली चैंपियनशिप कहाँ पे होने जा रही है बताओ जरा, कौन से स्टेट में, क्या ये ओडिशा है? चलो जी, तो दैट वाज ऑल अबाउट द रिवीजन पॉइंट्स, और ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको दिया गया था कल। इसका आंसर क्या होगा बताओ। तो क्वेश्चन है कि मून का जो साउथ पोलर रीजन है वहां पे सब सरफेस आइस की डिस्कवरी की गई है। ये डिस्कवरी जो है ये किस मिशन के अंडर की गई है?
तो इंडिया का जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसने वहां पे सब सरफेस आइस जो है उसको डिस्कवर किया है। बेसिकली ये जो साउथ पोल वाला एरिया है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है क्योंकि सनलाइट इतनी ज्यादा पहुंच नहीं पाती है ना, तो इसीलिए सब सरफेस सरफेस के नीचे भी क्या है वहां पे आइस मिली है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ओके जी, चलो देन विल टॉक अबाउट द क्लास वर्क क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे। सबसे पहले पूछा गया था धर्मस्थल कहाँ पे है, इट इज अ टाउन इन कर्नाटका। देन सर्वेयर जनरल जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर। केटू का अदर नेम माउंट गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। केटू इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किनको मिला, अभिलाषा बेराक को। उसके बाद से मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया ने अपनी ऑल वुमेन टीम जो है यूएन पीस कीपिंग में वो कहाँ पे भेजी थी सबसे पहले, तो ये सबसे पहले लाइबेरिया में भेजी गई थी 2007 में। फिर चंद्रयान 3 जिस जगह लैंड किया था उसको क्या बोलते हैं, शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। कौन सा मिशन होगा जो चंद्रमा से सैंपल लेके आएगा लूनर एरिया से, वो होगा आपका चंद्रयान 4। देन चंद्रयान 5 जो है वो इंडिया और जापान की कोलैबोरेशन से जाएगा, इसको लुपेक्स मिशन बोला जा रहा है। ओके, उसके बाद एलआईसी का हेडक्वार्टर पूछा गया था, इट इज इन द मुंबई। देन पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर 1/3 रिजर्वेशन दिया जाता है विमेन को, ये आपसे पूछा गया था, इसके लिए आर्टिकल 243 डी और टी है। फिर जीएसटी कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 101st अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है। और सांची स्तूप के बारे में पूछा गया था, इट वाज बिल्ड बाय एम्परर अशोका। देन कपिल वस्तु जो प्लेस है वो किस चीज के लिए फेमस है, ये पूछा गया था। सो इट इज अ प्लेस जहाँ पे चाइल्डहुड होम है गौतम बुद्ध जी का। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विल सी द टुडेज न्यूज सेगमेंट, ठीक है जी, आज की बात करते हैं और हम देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज को। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं गोवा के स्टेटहुड डे के बारे में, ठीक है। तो गोवा जो है क्या वो शुरू से स्टेट था या फिर कभी यूनियन टेरिटरी रहा है। और हमने जो गोवा का इतिहास हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि जो पोर्तुगीज थे वो यहाँ पे आए, इतने सालों तक उन्होंने यहाँ पे कब्जा करके रखा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो इंडिया में सबसे पहले कौन आए थे, तो पोर्तुगीज आए थे, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन गए थे इंडिया से, क्या पोर्तुगीज गए थे या फ्रेंच गए थे, बताना है आपको, ठीक है। तो गोवा जो है उसको स्टेटहुड या फिर ये राज्य का जो वो है टैग वो कब मिला उसको देखते हैं। 30th ऑफ मई को गोवा स्टेटहुड डे जो है वो आपको ऑब्जर्व किया जाता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, इंडिया का सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज। सबसे बड़ा कौन सा है बताओ जरा। तो पोर्तुगीज कॉलोनी रहा ये 450 ईयर्स से भी ज्यादा सालों तक। उसके बाद 1961 में ना पोर्तुगीज छोड़ नहीं रहे थे इस एरिया को, उनके हिसाब से उनको कब्जा ही करना था यहाँ पे। लेकिन फिर इंडियन गवर्नमेंट लेके आती है ऑपरेशन विजय, उसके तहत वहां से पोर्तुगीज को भगा दिया जाता है और फाइनली इसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया जाता है। इट वाज नॉट मेड स्टेट डायरेक्टली, इसको पहले यूटी बनाया गया दमन एंड दीव के साथ। उसके बाद 30 मई 1987 को इसको दर्जा दे दिया गया स्टेटहुड का, ठीक है। तो ये 25th स्टेट बनता है। कैपिटल है पानाजी। इसके अलावा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कोंकणी है। क्या गोवा के अंदर कोई ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ऑफ कोर्स है। यूनेस्को ने यहाँ पे 1986 में चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था, ठीक है। इफ वी सी द मैप, यहाँ देखो आप, ये रहा आपका गोवा, दिस इज द महाराष्ट्र, दिस इज द कर्नाटका, और इस तरफ में क्या आएगा, अरेबियन सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ महाराष्ट्र है इसके नॉर्थ में, कर्नाटका इसके ईस्ट और साउथ में लग जाता है, ये बॉर्डर है इसके। अब यहाँ ना कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं, बिकॉज ये वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है और वेस्टर्न घाट बहुत ज्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी में। इनफैक्ट हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है वेस्टर्न घाट, है ना। तो ये सेंचुरीज ध्यान रखेंगे। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, भगवान महावीर सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट। महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या महादेवी नाम की कोई रिवर है यहाँ पे, बताओ जरा। उसके बाद हमारे पास नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देन कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मोलिम नेशनल पार्क, ठीक है। तो मोलिम नेशनल पार्क कहाँ पे है, इट इज इन द गोवा, ध्यान रखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द हिंदी जर्नलिज्म डे। 30 मई जो है 30th ऑफ मई वो आपका हिंदी जर्नलिज्म डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है जी। चलो देखते हैं, तो ये 30 मई ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि 30 मई 1826 को क्या हुआ था, पहला हिंदी न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया गया था। जो सबसे पहला हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था उसका नाम था उदांत मार्तंड, ठीक है, उदांत मार्तंड।
अब ध्यान रखेंगे ये पहला हिंदी न्यूज़पेपर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला न्यूज़पेपर इंडिया के अंदर किसने पब्लिश किया था और उसका नाम क्या है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। वो काफी साल पहले हो चुका था, 1826 से पहले बहुत साल पहले वो हो चुका था पब्लिश, बट दिस इज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। ये जो आपका उदांत मार्तांड है, इसका मतलब होता है राइजिंग सन, ठीक है, न्यूज सन, ये इसका मतलब होता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ला जो है, उन्होंने ये स्टार्ट किया था एक्चुअली एज अ फॉर्म ऑफ वीकली, इसको स्टार्ट किया गया था कोलकाता से। वही पब्लिशर थे, वही एडिटर थे, लेकिन पब्लिकेशन को ना 4 दिसंबर को स्टॉप कर दिया गया क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज चल रही थी, जिसके चलते ये बेटर वर्क नहीं कर पाया। बट दिस वाज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जो पब्लिश होता है आपका 30th ऑफ मई को, इसीलिए हम हिंदी जर्नलिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं। चलो आलू की बात कर लेते हैं। 30 मई जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो ऑब्जर्व किया जाता है। कैसे याद रखेंगे? 30 मई जो है वो मंथ का एंड है, 1 जून के आसपास छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, तो छुट्टियों से जस्ट पहले एंजॉय कर रहे हैं, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आलू खा रहे हैं, ठीक है। तो थीम क्या है इसका? पोटैटो वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड फ्लरिश, ठीक है। अच्छा, इंडिया में क्या पोटैटो जो है वो शुरू से आया है, विच मींस ये क्या हमारी एक नेटिव क्रॉप है या फिर इसको किसी ने इंट्रोड्यूस किया था? इंडिया में पोटैटो नहीं थे, कौन लेके आए थे, किसने इंट्रोड्यूस किया था, बताओ जरा। फिर 2023 जो थी, मतलब 2023 का जो साल था, उस साल में जनरल असेंबली जो थी यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने डिसाइड किया कि 30 मई को हम लोग ना इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो ऑब्जर्व करेंगे। तब से हम लोग मनाने लग गए, और आलू के बारे में पता तो हमें काफी सालों से है, खाते ही हैं हम, है ना। चलो जी, जो अगली न्यूज है वो दिल्ली के बारे में है। तो दिल्ली के अंदर जो सीएम रेखा गुप्ता है, उन्होंने मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस को लेके ना स्कूल्स में कैंपेन चलाया है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाएगा, कैंपेन का नाम दे देंगे, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैटर्स, ये कैंपेन है, किसने चलाया? तो ये दिल्ली के अंदर चल रहा है, आपको इतना पता होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ये जो आपका कैंपेन है ना, इसमें क्या किया जाएगा कि जो आपके स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स लगी हैं, जहां से सैनिटरी पैड निकलते हैं, वो मशीन्स को टाइमली रिफिल किया जाएगा, इसका ख्याल रखा जाएगा, ठीक है, टाइम से रिफिल कर देना। पब्लिक टॉयलेट्स के एरिया में, आरोग्य मंदिर में रेगुलर सैनिटरी पैड जो है वो पहुंचते रहें, इसके लिए ये कैंपेन है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैटर्स, ठीक है। और इस कैंपेन में साथ ही साथ ना कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे, जैसे कि घर घर जाके जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो हर घर में जाके बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हेल्थ की, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। क्लास 6 से लेकर 9th तक में मेंस्ट्रुअल हेल्थ की जो एजुकेशन है वो दी जाएगी, ताकि इसके बारे में अवेयरनेस फैल पाए, ठीक है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई है। चलो, नाउ विल टॉक अबाउट द फॉर्मर कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हमारे ना सबसे पहले अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन पूछे जाएंगे आपसे, तो नाम है धनेन्द्र कुमार, ठीक है। सबसे पहले ये वो थे चेयरपर्सन सीसीआई के। इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, इनके रेजिडेंस पे एसी की कोई घटना हुई थी, वहां पे इनकी डेथ हुई है। ये 80 इयर्स के थे, ध्यान रखेंगे। ही वॉज रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, ओके। इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, बताओ जरा। क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? यस, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कंपटीशन कमीशन एक्ट जो है 2002, उसके अंडर इसको बनाया गया था, है ना। तो ये किसकी बात करती है? ये बात करती है मार्केट में फेयर कंपटीशन होना चाहिए, उसको अपहोल्ड करती है, उसके लिए काम करती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसके अंडर ये कमीशन आता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द धनेन्द्र कुमार, तो ये फर्स्ट चेयरमैन थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, साथ में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी रोल जो है वो इन्होंने प्ले किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे एक बुक के बारे में। ये जो बुक है ये ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर है। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने इसका वॉल्यूम जो है वो लॉन्च कर दिया है, जहां पे बहुत सारे ऑफिसर्स, सेलर्स, सोल्जर्स, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो इस बुक के अंदर राइटर का कुछ मेंशन नहीं है, सिंपली बोला गया है कि ये कंपाइल की गई है अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनकी गाइडेंस में इसको बनाया गया है, कंपाइल किया गया है। और बुक का टाइटल क्या है? नाम, इसका नाम है अट्रीब्यूट टू दोज हु एग्जीक्यूटेड दिस ऑपरेशन, ठीक है। इस बुक को इस तरीके से नाम दिया गया है, या फिर जो हमारे राजनाथ सिंह मिनिस्टर है ना, उन्होंने इस बुक को इस तरीके का टर्म दिया है। अदरवाइज सिंपली आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये भी इसका टाइटल ही है, ओके। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पाइनएप्पल किस किस को पसंद है?
नेक्स्ट न्यूज जो है वो पाइनएप्पल के बारे में है। मिशन क्वीन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में देखो क्वीन, किंग, ये सारी चीजों की बातें कर रहे हैं हम अब, है ना। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड लॉन्च्ड द मिशन क्वीन पाइनएप्पल। त्रिपुरा में ये मिशन लॉन्च हुआ है ना। तो ये त्रिपुरा के अंदर ही पाया जाता होगा। एक्चुअल में ये जीआई टैग प्रोडक्ट है वहां का। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो जीआई टैग प्रोडक्ट है। तो मिशन क्वीन एप्पल पूछा जाएगा किस राज्य में आया है, तो ये त्रिपुरा के अंदर आया है। पहले तो ये ध्यान रखेंगे, जीआई टैग्ड है। इसका ना फ्लेवर बहुत अलग सा होता है, हल्की खटास होती है, थोड़ी मिठास होती है, ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है इसका। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का, कि एक्चुअल में इस पाइनएप्पल की वैल्यू चेन को इंक्रीज करना, यानी इसका जो सप्लाई चेन है वो इंक्रीज करना, इसकी मार्केट रीच को इंक्रीज करना, ये सब इस पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक में जो भी मार्केट पोटेंशियल ये कैप्चर नहीं कर पाया है उसमें हेल्प की जाएगी थ्रू दिस मिशन। ओके, चलो टाइम पीरियड क्या होगा मिशन का, 3 साल के लिए होगा, 2026 से लेकर 28 तक होगा। मिनिस्ट्री कौन सी है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाली मिनिस्ट्री। अब इसके फैक्ट्स देखो, जैसे पाइनएप्पल होता है वैसे ही होता है, ये स्पाइनी सा होता है, तीखे तीखे कांटे निकले होते हैं, ऐसे किसी को चुभा दो तो पता लगे। ठीक है, गोल्डन येलो वैरायटी होती है, इसका स्वीट सा टेस्ट होता है। इसके जूसी फ्लैश जो फ्लेवर है इसका, उसमें न्यूट्रिशंस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी। ठीक है, ये सब जो है यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, ये सब भी पाए जाते हैं इसके अंदर। ये स्टेट फ्रूट है त्रिपुरा का। ओके, और जीआई टैग प्रोडक्ट भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। ओके जी, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। विल टॉक अबाउट द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज जो है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में है। रिसेंटली इस कमेटी ने, एक सेकंड रुको, पहले तो ये ध्यान रखो, रिसेंटली इस कमेटी ने कुछ फॉरेस्ट लैंड था, लगभग 3,000 हेक्टेयर के आसपास का लैंड होगा, उस लैंड को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया है। यानी अब वहां से जंगल काट के वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो कहीं जहां प्रोजेक्ट लगना है वहां जंगल हो ही सकता है। अब वहां पे जंगल है, उस जंगल को वहां से हटाना है, तब प्रोजेक्ट लगाना है, ये सब कैसे पॉसिबल होगा, जब अप्रूवल मिलेगा यहाँ से। तो यही बात हो रही है कि ये कमेटी अप्रूवल दे रही है। तो कमेटी से क्यों अप्रूवल चाहिए हमें, क्योंकि जंगल के अंदर कई जगह पे ट्राइब्स भी रहती हैं, है ना। तो उनके राइट्स का क्या, अगर वो प्रोजेक्ट ऐसी बात करे कि ट्राइब्स को हटाओ, तो क्या उनके राइट्स नहीं सुने जाएंगे, सुने जाएंगे। इसी के लिए कमेटी जो है वो बहुत फेयरली काम करती है। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होती। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर एस्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, व्हेनेवर द फॉरेस्ट लैंड वुड बी यूज्ड फॉर द नॉन फॉरेस्ट पर्पस, तो ये कमेटी आ जाती है। चाहे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, चाहे कोई टाउनशिप एस्टैब्लिश करनी है, तो यही फाइनली स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि जाओ अब लैंड को क्लियरेंस दे दो और लगा दो प्रोजेक्ट। ठीक है, परमिशन फाइनल ग्रांट कर दो। तो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो ये खुद कन्विंस होते हैं क्या वाकई में वहां प्रोजेक्ट लगना चाहिए, क्या जंगल काटने का वाकई में वहां पे कुछ फायदा है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये अप्रूवल देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को अपना जो वो है, क्या बोलते हैं, यस और नो, वो फॉरवर्ड कर देते हैं। देन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये देखती है कि क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंडर एक्चुअल में फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट को तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा। जैसे मैंने बोला वहां पे ट्राइब्स रहती हैं, जंगल में रहते हैं ना वासी, तो निवासियों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, ये इसके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है फिर वो इसके प्रोविजन देखती है फॉरेस्ट राइट एक्ट के। अब ये जो एडवाइजरी कमेटी है, इसके अप्रूवल का यही मतलब हुआ कि जंगल जो है वो काट दिया जाएगा। अब जंगल कट के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लग गया, लेकिन इस जंगल की भरपाई कौन करेगा, तो इसका जो कॉम्पेंसेशन है वो कंपनी ही देगी। ठीक है, इसके लिए कॉम्पेंसेटरी लैंड देना पड़ेगा उन्हें। उस लैंड पे क्या किया जाएगा, फिर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, यानी एफॉरेस्टेशन किया जाएगा। ठीक है जी, तो कॉम्पेंसेटरी लैंड यहाँ पे देना पड़ता है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है, इतना ध्यान रखेंगे। ओके, चलो जी अगली बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट के बारे में। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, आपने लाइसेंस अप्लाई किया घर पे आ गया, आपने आधार कार्ड अप्लाई किया घर पे आ गया, पैन कार्ड अप्लाई किया घर पे आ गया, आजकल तो पासपोर्ट भी घर पे आ जाता है।
तो ई गवर्नेंस का मतलब है जितना मैक्सिमम आप सर्विस डिलीवरी जो है सिटीजन्स के लिए वो उनके डोर स्टेप पे लेके जाओ, इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न में ज्यादा उनको सर्विसेज देना, ठीक है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज है। तो किया क्या जा रहा है कि ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी कितनी अच्छी है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में, उसका असेसमेंट किया जा रहा है। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसीज ने ही ये असेसमेंट किया है। इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है असेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यही डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ये साल में 2 साल में एक बार असेसमेंट करता है, बाइएनियल असेसमेंट होता है। इसमें देखा जाता है कि कैसे कैसे अलग अलग सिटीजन्स के परस्पेक्टिव से उनको सर्विस डिलीवरी दी जा रही है, किस तरीके से उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जा रहा है, उनको सुना भी जा रहा है या फिर ऐसे भगा दिया जा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स होता है यूनाइटेड नेशन का, उस इंडेक्स के बेसिस पे ये सर्वे या फिर ये असेसमेंट का जो फ्रेमवर्क है ना ये तैयार किया गया है, ठीक है। अब इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे असेसमेंट होता है। जैसे अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको असेस किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा कि वो कितने ज्यादा अवेलेबल हैं सर्विस डिलीवरी के लिए, क्या उनकी एक्सेसिबिलिटी है, क्या उनकी मैच्योरिटी है सर्विसेज की, इन पैरामीटर्स पे देखा जाता है। और असेसमेंट के मेजर पैरामीटर्स यहाँ लिखे हैं। सिक्योरिटी कितनी है व्हाइल यू आर डिलीवरिंग द सर्विसेज, प्राइवेसी का कितना ख्याल रखा जा रहा है, ओपन गवर्नमेंट डाटा का, ई पार्टिसिपेशन कितना है, ईज ऑफ यूज कितनी है पोर्टल्स को लेके जहां से सर्विस ग्रैब की जाती है या ली जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बेंचमार्किंग एक्सरसाइज है जो ऑनलाइन सर्विस डिलीवरीज को इवेल्युएट करती है। गवर्नमेंट टू सिटीजन चाहे गवर्नमेंट टू बिजनेस करनी हो, ये सर्विसेज अलग अलग सेक्टर्स में हो सकती हैं, जैसे सोशल वेलफेयर में, एजुकेशन में, एनवायरमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री की होगी ना सर्विस डिलीवरी, तो कोई भी चाहेगा तो अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन या फिर इस तरीके से डिलीवर करना चाहेगा कि सिटीजन्स को ज्यादा कोई वो ना हो, तकलीफ ना हो। तो हर एक डिपार्टमेंट में लगभग जो है ये देखी जाती है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम ये जो कवरेज है इन सेक्टर्स का यहाँ होता है। चलो जी आगे बढ़ेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में बात करेंगे। अब 10 साल इस कोड को हो चुके हैं, 10 साल की इसकी जर्नी है, 2016 में ये आया था ओरिजिनली, ठीक है। सबसे पहले तो टर्म्स पता होनी चाहिए, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड व्हाट इज दिस बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में फर्क क्या है? दिवालिया सुनिए टर्म, दिवालिया हो गई, ये वाली कंपनी दिवालिया हो गई। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल है, उसकी कोई कंपनी है, अब उसने जब अपनी कंपनी को इवेल्युएट किया तो उसको ये नजर आया कि उसके पास जो एसेट है वो बहुत ज्यादा कम है, उसकी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब इतनी ज्यादा कम है कि अगर वो पूरे तरीके से अपने आप को बेच दे, यानी अपने सारे एसेट भी बेच दे, तो भी वो कर्जा नहीं चुका सकता। तो उसको पता लग गया कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब यही चीज जब कोर्ट में चली जाएगी और इसको लीगली रिकग्निशन मिल जाएगा और कोर्ट बोल देगा टिक लगा के कि यस यू आर इंसॉल्वेंट, तो बोला जाएगा कि वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। तो इसी के लिए कोड लाया गया था, क्योंकि जब डिफरेंट कंपनीज ना इस तरीके से फंस जाती थी कि वो निकल नहीं पाती थी, मतलब इस पूरे चक्र से, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो दिवालिया होगी, अब करें क्या, है ना। उनके ऊपर केस लग जाएगा, क्लेम हो जाएंगे, तो करें क्या। इसके लिए फिर ये आईबीसी लाया गया ताकि वो एग्जिट कर पाए आसानी से, ठीक है। कैसे करेंगे? उनके एसेट को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया जाता है, रीस्ट्रक्चर किया जाता है, अगर वो भी वर्क नहीं करता तो बेच दिया जाता है, ये सारे प्रोसेस के थ्रू उन्हें मौका दिया जाता है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं। 2016 में ये आपका आया था। जैसा मैंने बोला ये कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी को फोकस करता है, ताकि कॉर्पोरेट जिम्मेदारी लें कि दिवालिया हो गए तो हो गए, लेकिन हम तब भी भलाई करके जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे देके ही जाएंगे। ये जो कोड है ये सिंगल फ्रेमवर्क है एंड दिस इज अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, लिखा हुआ है। हमारे पुराने फ्रेमवर्क को ये खत्म कर देता है, क्योंकि पुराना वाला जो कानून था वो बहुत स्लो था, बहुत धीमा था, ठीक है। इसमें ना लीगली बाइंडिंग डिसीजन आते हैं, साथ में क्रेडिटर ड्रिवन है, यानी जिसने कर्जा दिया है उसको फोकस करना पड़ेगा जल्दी से कंपनी का बोरिया बिस्तरा गोल करके उसका एसेट जो है वो बेचा जाए और सेटल डाउन किया जाए। और टाइम बाउंड मैकेनिज्म है, यानी एक सर्टेन टाइम में जो है वो चीजें करके देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसके फीचर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो पहले मल्टीपल लेगेसी इंसॉल्वेंसी लॉ होते थे, अलग अलग जगह के अलग अलग कानून होते थे इंसॉल्वेंट होने पे, लेकिन ये एक सिंगल कोड वाला कानून है, ठीक है। इसने सिंगल कोड ला दिया। स्ट्रिक्ट टाइमलाइन यहाँ पे दे दी गई है, एक टाइमलाइन के अंदर ही कॉर्पोरेट का जो इंसॉल्वेंसी का पूरा इशू है उसको रिजॉल्व करके देना होगा। इसके अलावा जो ऑपरेशनल कंट्रोल होता है कंपनी का,
उसको उससे छीन लिया जाता है, क्योंकि कंपनी तो दिवालिया होगी, उसको चलानी नहीं आती कंपनी। तो वो वाला कंट्रोल जो है वो क्रेडिटर लेड कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास जाता है, ठीक है। ये वाले जो है इनके पास वो दे दिया जाता है और फिर ये अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ टाइम तक देखते हैं, नहीं बन पाता तो फिर चेंज कर देते हैं हिसाब किताब, बेचने की तरफ जाते हैं, ठीक है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है इसको भी यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि कॉर्पोरेट के रिलेटेड जो भी इंसॉल्वेंसी होती है उसको ये डील करते हैं। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वाले किसको मैनेज करेंगे, अगर कोई इंडिविजुअल जो है अगर वो दिवालिया हो गया तो उसको डील करेंगे, ठीक है। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर ना कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वाला जो बोर्ड है ये इंसॉल्वेंसी के पूरे इकोसिस्टम को रेगुलेट करता है कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करेगा। उसके बाद है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, दरअसल ये रेजोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको मैनेज करते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ, क्रेडिटर्स को एक साथ बिठाना, मीटिंग्स करवाना, ये सारी चीजें। उसके बाद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है, दरअसल ये वेरीफाइड रिकॉर्ड होते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड कंपनी के, ठीक है। उन रिकॉर्ड्स को अगर एक्सेस करना है तो यहीं से कर लिया जाता है आईयू के थ्रू, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद एक वाटरफॉल मैकेनिज्म होता है, इसी के अंदर टर्म है, शायद कभी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो ये जो वाटरफॉल मैकेनिज्म होता है इसका मतलब कि पानी जो है वो बह गया, वाटरफॉल क्या होता है, इतनी ऊंचाई से गिर गया सब कुछ धड़ाम से, ठीक है। तो यहाँ पे पता लग जाता है कि अब लिक्विडेशन करना पड़ेगा, यानी अब एसेट बेचने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्लियर ऑर्डर होता है कि जो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इससे जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं, सबसे पहले उनको उनके शेयर के हिसाब से पैसा दे दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं से तो कर्जा लिया होगा और वर्कर्स की सैलरी नहीं दी होगी, तो इस हिसाब से ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। निर्भय रहो इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का ये इनिशिएटिव है, दरअसल ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो न्यू दिल्ली के अंदर आपका कंडक्ट हुआ 3 दिन के लिए, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के अंदर वुमेन की सिक्योरिटी की खास करके बात की गई है, और पंचायती सेगमेंट में खास करके लोकल बॉडीज में जो वुमेन होती हैं वो किस तरीके से गवर्नेंस कर सकती हैं, है ना, रूल कर सकती हैं, उसके लिए भी उनका ख्याल रखा जाएगा, यानी उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को ये प्रमोट करता है, ये जो आपका प्रोग्राम है इसको यूनियन गवर्नमेंट के निर्भया फंड से लिया गया है, निर्भया फंड के थ्रू चलाया गया। निर्भया फंड नॉन लैप्सेबल फंड है जो एक्चुअल में वुमेन के लिए बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मेन मिनिस्ट्री है, ध्यान रखेंगे इसकी। निर्भय रहो के चलते ये मत सोचिएगा कि वुमेन वाली मिनिस्ट्री होगी इसकी, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ना कुछ इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, 3 फ्रेमवर्क तैयार करके ट्रेनिंग दी गई। जैसे सबसे पहले निर्भय नेत्री। निर्भय नेत्री का मतलब है कि जो वुमेन हैं उनको एक्चुअल में कॉन्फिडेंट बनाया जाएगा लीडरशिप के लिए, कि लोकल लेवल पे अगर वो चुनी गई हैं तो किस तरीके से लीड करेंगी, कॉन्फिडेंटली किस तरीके से लोकल सिक्योरिटी के चैलेंज को वो हैंडल करेंगी। देन है निर्भय चेतना। निर्भय चेतना माने जो मेल हैं, मेल कैंडिडेट, उनको एक्चुअल में यहाँ पे सेंसिटाइज किया जाएगा, उनके अंदर अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि वो पैट्रियार्कल बाइसेस को छोड़ दें और जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करें, लोकल लेवल पे भी जेंडर इक्वालिटी को बूस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन लीडर्स हैं उनको हिस्सा बनाया जाएगा इसका। देन उसके बाद है निर्भय दृष्टि। निर्भय दृष्टि के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी का सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यूज किया जाएगा, खास करके ग्राम पंचायत के जो इलाके हैं वहां पे सेफ्टी के लिए कैमरास वगैरह इंस्टॉल करना, टेक्नोलॉजी यूज करना, ये सब किया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों फ्रेमवर्क ध्यान रखेंगे। चलो जी सलाया पोर्ट के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ आपको गुजरात नजर आ रहा है एंड दिस इज द गल्फ ऑफ द कच्छ, ठीक है। 1 मिनट कलर चेंज करते हैं, ये रहा, दिस इज द गल्फ ऑफ द कच्छ, ठीक है। यही गल्फ ऑफ द कच्छ में आपको सलाया नजर आ रहा होगा। यहीं पे एक और पोर्ट है जिसका नाम है ओखा, यहाँ पे नीचे है पोरबंदर, ठीक है। वाई दिस पोर्ट इज इन न्यूज, यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको नजर आएंगे, मांडवी हो गया, वदीनार हो गया, सिक्का हो गया, मुंड्रा हो गया, बेदी हो गया, ये सारे पोर्ट्स हैं। नीचे आपका वेरावल है, ठीक है। अब ये पोर्ट न्यूज में क्यों है, मानसून आने वाले हैं, मानसून खतरनाक भी आ सकते हैं, मिडल ईस्ट में कंफ्लिक्ट चल रहा है, हम सबको पता है ना। उसके चलते जो इमिग्रेशन चेक पोस्ट है आपकी टेम्पररी, वो कहाँ पे ला दी गई है, पोरबंदर में ला दी गई है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि टेम्पररी जो आपका पोरबंदर है वो इमिग्रेशन चेक पोस्ट बन चुका है। किन चीजों के लिए, जो जहाज सलाया में और ओखा में आने वाले थे अब वो यहाँ पे आएंगे पोरबंदर में, ठीक है। इमिग्रेशन चेक पोस्ट क्या होता है, कोई यात्री आए उनके इमिग्रेशन का चेकिंग होगा ना, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, सब कुछ चेक किया जाएगा।
तो इट वाज अर्लियर इन द सलाया और ओखा, वहां पे चेकिंग होती थी, जो भी जहाज वहां से आ रहे हैं, मिडल ईस्ट से भी कहीं से भी आ रहे हैं यात्री, तो यहाँ चेकिंग होती थी। लेकिन मानसून के चलते हमें नहीं पता गल्फ ऑफ कच्छ में कितना पानी आ जाए, क्या क्या पोर्ट डूबे, क्या क्या नहीं हो, तो उसके चलते पोरबंदर में ये फैसिलिटी जो है वो ला दी गई है इमिग्रेशन चेक पोस्ट वाली, इसलिए ये न्यूज में है। जो आपका सलाया पोर्ट है ये ट्रेडिशनल पोर्ट है, हिस्टोरिक पोर्ट है और माइनर पोर्ट है, तभी तो माइनर है ना, छोटा मोटा नाम कभी कभी सुना होगा। तो इसमें ना ट्रेडिशनल लेवल पे जो आपकी सेलिंग वेसल्स होती हैं, मैकेनाइज्ड वेसल्स, उनके थ्रू ट्रेड किया जाता था, व्यापार के लिए यूज होता है, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद ना स्मॉल स्केल लेवल के जो आपके बिजनेस होते हैं, जो कि वेस्ट एशिया और ईस्ट अफ्रीका से आते हैं जहाजों के थ्रू, वो यहीं पे सर्व किए जाते हैं, यानी वहां से जो लॉजिस्टिक आएगा वो यहीं पे उतारा जाता है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड हमने देखा, द्वारका डिस्ट्रिक्ट और गुजरात के पास इसका एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके साथ साथ हमने ओखा पोर्ट भी देखा था, ओखा पोर्ट इसी के साथ है और ये ऑल वेदर पोर्ट है और ये नॉन मेजर कमर्शियल पोर्ट है, नॉन मेजर कमर्शियल पोर्ट। ये आपको सौराष्ट्र पेनिसुला में दिखेगा, यहाँ पे फिशिंग की एक्टिविटीज जो हैं या उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो नाउ विल टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स। 14 ईयर के इंडियन अमेरिकन श्रेय पारिक जो हैं, इन्होंने स्क्रिप्स स्पेलिंग बी 2026 का कंपटीशन जीता है। दरअसल ये यूएस के अंदर स्पेलिंग कंपटीशन होता है, स्पेलिंग लिखते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला लिखो नेचर, है ना, लिखो प्रिजर्वेटिव, इस तरीके से। तो ये श्रेय पारिक ने जीता है, कैलिफोर्निया से हैं ये, और 32 वर्ड्स इन्होंने 90 सेकंड्स में लिखे और बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग थे उस चीज की। ओके, इतना ध्यान रखेंगे। तो श्रेय के स्पेलिंग बहुत अच्छे थे। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के मेंस फ्री स्टाइल क्राउन के बारे में। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 27 मेडल्स जो है वो इंडिया ने अपने नाम किए हैं, ठीक है। तो ये चैंपियनशिप हुई कहाँ? इट हैपेंड इन द वियतनाम, वहां पे दा नांग के अंदर ये हुई है। इसमें ट्रॉफी जो है वो किसको मिली है? हमारी टीम को मिली है, इंडियन मैन फ्री स्टाइल रेसलिंग टीम को मिली है, और टीम ने 9 मेडल्स टोटल जीते, जिसमें से 4 गोल्ड थे। फिर विमेन रेसलिंग में 10 मेडल जीते गए, जिसमें 6 गोल्ड थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मोटा मोटा करके सारे मेडल्स का लिस्ट जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिया भी गया है। ओके जी, चलो जी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ और तो इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं बस इतना सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब हमने ना कल एक न्यूज करी थी सुप्रीम कोर्ट की ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, जो जजमेंट आई थी उसको लेके, तो थोड़ा सा उस न्यूज में कुछ जो भी और डिटेल है उसको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28% जीएसटी डिक्लेयर कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली, कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग वाले हैं वहां पे रेट्रोस्पेक्टिवली उनके ऊपर 28% का जीएसटी लगेगा, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव मैंने कल भी बताया था, क्या होता है बताओ? पीछे से लगना, पुराने महीने पुराने सालों से, ठीक है, कानून भले आ जाए वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है। अब 2023 में, जुलाई 2023 में एक्चुअल में जीएसटी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया था कि 28% जो है ऑनलाइन गेमिंग पे, हॉर्स रेसिंग पे और कैसीनोज पे जीएसटी लगाया जाएगा। उसके बाद नया प्रोविजन जो है वो 1 अक्टूबर 2023 से लागू कर दिया गया है, ठीक है। अब जीएसटी की जो चार्ज है वो एंट्री अमाउंट पे होगी, ये ध्यान रखेंगे। रीबेटिंग पे जो जीते हैं उन पे चार्ज नहीं लगेगा। अब सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर क्या है जीएसटी का? सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ये है कि पहले 4 जीएसटी की स्लैब होती थी, 5%, 12%, 18% और 28%। कल हमने ये पढ़ा भी था, लेकिन यस इसके अंदर अब 2 स्लैब सिस्टम है, ठीक है। 5% जो है वो मेरिट रेट वाले प्रोडक्ट पे लगता है, एसेंशियल आइटम्स पे। 18% स्टैंडर्ड रेट है बाकी प्रोडक्ट्स के लिए। अब साथ ही साथ ना एक 40% का भी है। 40% किन पे लगेगा? डीमेरिट गुड्स पे, या फिर डीमेरिट रेट इसको बोलते हैं। ये टोबैको पे, पान मसाला वाली आइटम्स पे, फिर उसके बाद लग्जरी जो आइटम है, जो सिन आइटम्स हैं, पापी आइटम्स, है ना, उन सब पे लगेगा, ठीक है। तो ये स्लैब्स जो है वो आपको ध्यान रखनी है। काफी बच्चों ने कमेंट ऐसे भर दिया था पूरा कि ये जो है स्लैब जो रिवाइज हुई है उनको मेंशन नहीं किया गया। आपको बताया गया था 3 है, रिवाइज वाली चलो आप खुद आपको पता थी, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको बता दिया गया है, ठीक है। फ्लड हो गया था पूरा इस तरीके से। चलो ठीक है जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज सेगमेंट। अब हम करेंगे हमारे रिवीजन क्वेश्चंस को। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, निर्भय रहो ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? तो अभी अभी हमने देखा किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन क्वीन पाइन एप्पल, ये जो पाइन वाला मिशन है ये एक्चुअल में जीआई टैग्ड क्वीन पाइन एप्पल को प्रमोट कर रहा है।
ये मिशन जो है किस चीज पे फोकस कर रहा है, कहाँ के प्रोडक्ट पे, कहाँ चलाया जा रहा है? तो हमने देखा था ये जीआई टैग प्रोडक्ट है त्रिपुरा के अंदर, राइट? डी। देन धनेन्द्र कुमार जो हैं, जो रिसेंटली जिनका निधन हो चुका है, ये किस इंस्टीट्यूशन के फर्स्ट चेयरमैन थे? कौन सा इंस्टीट्यूशन था? इट वाज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा गोवा के अंदर है ना, यानी कि कितने इनमें से गोवा के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में देखे जाते हैं, स्टेट पीएससी में भी आने लग गए। महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बताओ जरा। चारों की चारों कहाँ पे हैं? These all are in the गोवा। तो चारों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, ठीक है। चलो जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। बात कर लेते हैं मंथ एंड के सेल के बारे में। तो परचम के डिफरेंट कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन के ऊपर अप टू 50% ऑफ चल रहा है आपका, ठीक है। और ये आपको ना मई 50 का कोड लगाना रहेगा, तब आपको ये ऑफर मिलेगा। 29th ऑफ मई से ये स्टार्ट हुआ है 12 बजे से, इट विल एंड बाय 1st ऑफ जून। 1 जून दोपहर 12 बजे तक ये रहेगा। तो इफ यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ सेल जिसके रिगार्डिंग आपको कुछ खरीदना था, है ना, कुछ भी कोर्स लेना था, तो अभी के लिए ऑफर चल रहा है। ओके जी, चलो। एंड दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। सलाया बंदरगाह यानी पोर्ट के बारे में ये क्वेश्चन है। ओके चलो। एंड दिस इज द क्यूआर फॉर द पीडीएफ। यहाँ से आप पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो कंक्लूड होता है। हम लोग मिलेंगे मंडे सुबह 9 बजे लाइव सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।